नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव और खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर हम खास जानकारी देते हैं, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। धन्यवाद। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी रोग से जुड़ी गलत धारणाओं और किडनी रोग से जुड़ी हकीकत के बारे में। और अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए त्रिपाठी जी, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि किडनी से जुड़े कौन से रोग होते हैं और किस तरह के रोगों को आप समझते हैं काफी ज्यादा गंभीर है। देखिए, किडनी की बीमारी, सभी किडनी की बीमारियां गंभीर नहीं होती। किडनी की मुख्य बीमारियां दो तरह से होती हैं, एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रॉनिक किडनी डिसीज़। एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब होता है टेम्परेरी किडनी डिसीज़, मतलब किसी को इन्फेक्शन हुआ, पानी की कमी हुई, कोई दवाइयाँ ऐसी ली जिससे कि किडनी कुछ समय के लिए अपने काम को कम करती है। कई बार ये गंभीर भी हो जाते हैं और एक समय के बाद वापस से किडनी अपना काम पूरी तरह से वापस ले लेती है। इसे टेम्परेरी किडनी डिसीज़ बोलते हैं। एक होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल किडनी डैमेज, जो ऐसा डैमेज है जो कि ठीक नहीं हो सकता, समय के साथ बढ़ता जाएगा। और ऐसे मरीज यूजुअली स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, ज़्यादा समस्याएं नहीं होती। बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, एक समय आता है जब वो एंड स्टेज किडनी की तरफ जाते हैं, जहाँ किडनी को, व्यक्ति को जीवित रखने के लिए डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रमुख दो प्रकार हैं किडनी फेलियर की, किडनी डिसीज़ के। बिल्कुल। और किडनी फेलियर की जब हम बात करते हैं तो इस बारे में आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि क्या किडनी फेलियर में एक ही किडनी पर असर पड़ता है या व्यक्ति की दोनों किडनियां भी खराब हो सकती हैं एक साथ? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों में गलत धारणा है कि मेरी एक किडनी खराब है, दोनों खराब है। जब भी कोई व्यक्ति डायलिसिस पे है और वो आके हमसे पूछता है कि सर मेरी एक किडनी ही खराब है, तो ये मानें कि अगर किसी की एक किडनी खराब है और दूसरी नॉर्मल वर्किंग है, तो भी उसके किडनी के यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा शरीर में नॉर्मल होगी। दूसरी किडनी भी पूरी तरह से ज़िंदगी चला सकती है। हम प्रत्यारोपण की बात करते हैं, वहाँ डोनर अपनी एक किडनी मरीज को देता है और दोनों एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। तो एक किडनी फेल होने को किडनी की बीमारी है ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो कोई व्यक्ति अगर डायलिसिस में है जिसका क्रिएटिनिन यूरिया का मात्रा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों ही किडनियों में असर है। और सामान्यतः किडनी की जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की वजह होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, ड्रग्स वाले हैं जो कि दवाइयों की वजह से किडनी खराब हुई है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये दोनों गुर्दों को एक साथ असर करते हैं। यही कारण है कि एक साथ दोनों किडनी की खराबी एक ही स्थिति में दोनों में होती हैं। कुछ ही बीमारी हैं जिनमें एक ही किडनी में असर है, जैसे आपको स्टोन की बीमारी है, आपकी एक किडनी में स्टोन फंसा हुआ है और किडनी का रास्ता रुक गया जी। तब भी ऐसे ज़्यादातर मरीजों में उनके खून में यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा सामान्य होती है, क्योंकि दूसरी किडनी को चला रहा होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही किडनी खराब है। अगर आपकी किडनी में डैमेज ब्लड टेस्ट में दिख रहा है, इसका मतलब है कि दोनों किडनी डैमेज्ड है। बिल्कुल, यानी कि ऐसा भी संभावना है कि आगे जाकर दोनों ही किडनी पर किसी भी रोग का असर पड़ सकता है। बिल्कुल। अगर लक्षण की हम विस्तार से बात करें तो लक्षणों में अगर किसी भी व्यक्ति को किडनी से जुड़ा कोई रोग है और अगर उसके शरीर के किसी हिस्से में सूजन आती है, तो क्या ये किडनी फेलियर का संकेत मान सकते हैं इसको? देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से लूँगा कि क्या सिर्फ सूजन आना मतलब किडनी डिसीज़? हम गलत धारणाओं की बात कर रहे हैं। तो लोगों में गलत धारणा है कि मेरे शरीर में सूजन आया मतलब मेरी किडनी खराब है, या मेरी किडनी खराब है तो सूजन आएगा। तो ऐसा नहीं है। सूजन आने के बहुत से कारण होते हैं, किडनी में भी बहुत से कारण होते हैं। एक होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो हम कई बार उसकी बात कर चुके हैं। आपकी किडनी की छन्नियों से प्रोटीन का लीकेज होता है, जिससे आपकी आंखों के चारों तरफ, पेट में या शरीर में सूजन आने लग जाता है। वो बिल्कुल एक अलग तरह की बीमारी है जिसमें आपका यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है। वो बीमारी दवाई के द्वारा प्रोटीन के लीकेज को रोका जा सकता है, उसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी तरह जो किडनी फेलियर के पेशेंट है, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी खराब हुआ और एक समय के बाद शरीर में सूजन आने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि उनकी किडनी खराब है। लेकिन सभी सूजन किडनी बीमारी की वजह से नहीं होते, बहुत से कारण होते हैं। आपकी हार्ट की बीमारी से सूजन आ सकता है, आपकी लीवर फेलियर से सूजन आ सकता है, आपके थायराइड की बीमारी से सूजन आ जाता है, आपकी बहुत सी लिम्फेटिक नसों की बीमारी, वेन्स में क्लॉटिंग से सूजन आ सकता है। तो अगर आपके शरीर में सूजन है तो ये आप डॉक्टर को दिखाएं, फिजिशियन को दिखाएं। वो आपके लक्षणों को देख के समझ पाएंगे कि ये बीमारी किस वजह से है, उनको जो भी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है उस बेस पे। तो सभी सूजन किडनी खराबी की वजह से नहीं होते। बिल्कुल। और अगर हम किडनी खराबी या फिर किडनी से जुड़े किसी और रोग की बात करें तो किन लक्षणों को आप मानते हैं कि ये दिखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि किडनी से जुड़ी बीमारी है और स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है? जी, तो सबसे पहले तो अगर आपकी सूजन के साथ साथ आपकी पेशाब में समस्याएं हैं, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैंने कहा, उसमें फ्रोथी यूरिन है, आपके पेशाब में झाग बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपकी पेशाब की मात्रा बहुत कम हो गई है ना।
साथ में दूसरी किडनी की बीमारियों के लक्षण है, जैसे भूख नहीं लगना, उल्टी का बार बार होना, खून की कमी होना, ये सभी लक्षण किडनी फेलियर के लक्षण होते हैं। तो अगर ये सभी लक्षण किसी व्यक्ति में एक साथ है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको किडनी खराबी हो सकती है। दूसरा, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक पेशेंट है जिसको 10 साल से डायबिटीज़ है और अब सूजन आना स्टार्ट हो रहा है, किसी को बहुत सालों से पत्थर की बीमारी है, इस किडनी में स्टोन रहते हैं और सूजन आ रहा है, तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब हिस्ट्री सारी चीज़ों को डॉक्टर समझ के ये अंदाज़ा लगाता है कि इनको किडनी की डिसीज़ है। और इसका टेस्ट बहुत सिंपल होता है, सिर्फ आप एक क्रिएटिनिन करके और यूरिन का टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि सूजन की वजह किडनी की बीमारी है। तो लक्षणों से आप एक अंदाज़ा लगाते हैं, आप पुराना इतिहास, पुरानी हिस्ट्री, परिवार का किडनी की खराबी की हिस्ट्री, इन सब के बेस पे आप पहले ये सोचते हैं कि बीमारी हो सकती है नहीं, और टेस्ट के द्वारा उसको कंफर्म करते हैं। साथ ही डॉक्टर त्रिपाठी, कई बार कहा जाता है कि अगर किडनी में स्टोन है तो अगर आप पानी पीते हैं तो इजीली वो स्टोन निकल सकता है। साथ ही अगर ये भी जानना चाहूँगी, किसी भी व्यक्ति को किडनी से जुड़ा कोई रोग है, अगर पानी पीने से वो रोग ठीक हो सकता है या मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पानी का क्या इम्पैक्ट है स्टोन में। आपकी किडनी के ट्रैक में एक स्टोन फंसा हुआ है और उसका साइज़ इतना है कि वो पेशाब के रास्ते में है, वो कैसे बाहर निकल सकता है? या तो आप अत्यधिक पानी का सेवन करें तो जो पानी का फ्लो होगा एक्सेस, उस फ्लो के साथ वो पत्थर को नीचे लाने की टेंडेंसी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे पानी के इंटेक का ये रोल है। नॉर्मल व्यक्ति में भी किडनी को हेल्दी रखने के लिए हम बोलते हैं कि पानी की मात्रा का उचित मात्रा लें। ऐसा क्यों? सेम रीज़न है कि अगर आपके यूरिन का फ्लो मेंटेन्ड है तो आप में स्टोन बनने की संभावना कम होगी, आप में यूरिन में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम होगी। तो वो आपकी किडनी को बचाव करेगा, आपके स्टोन की बीमारी को बचाव करेगा और इन्फेक्शन की बचाव करेगा। तो हेल्दी वाटर इनटेक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे कुछ भ्रांतियाँ ये है कि किडनी का मरीज है तो उसमें पानी ज़्यादा पिएगा तो किडनी हेल्दी रहेगी, या इसका उल्टा है कि पानी बिल्कुल हर किडनी पेशेंट को नहीं पीना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि किसको पानी अधिक देना है, किसको कम देना है। बहुत से किडनी के पेशेंट्स में सूजन आने की तकलीफ होती है, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, उनमें हम 1 लीटर 700 ग्राम तक 24 घंटे में पानी अलाउ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पी सकते। और बहुत से टाइप की ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सूजन नहीं है, व्यक्ति को पेशाब नॉर्मल आ रहा है और वहाँ बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। इसी तरह अगर आपकी किडनी खराब नहीं है तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप पानी का इंटेक बढ़ाते हैं। पर आपकी किडनी खराब है तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है, आपको यूरिन कितना आ रहा है, आप में सूजन है या नहीं है, इस बेस पे हम डिसाइड करते हैं। तो इस तरह की भ्रांतियां भी लोगों में है पानी के मामले में कि सभी को खूब पानी देना ही है या पानी नहीं देना है, किडनी खराबी है। दोनों ही स्थितियां आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट करके करने के बाद फैसला करें। बिल्कुल। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कुछ लक्षणों का, अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि उसे किडनी की समस्या है या समझता है कि मैं स्वस्थ हूँ और मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, तब क्या ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वो इंसान समझ रहा है कि अपने अंदर उसे कोई खराबी नहीं है और डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है? ये एक बड़ी समस्या है। इसका वजह ये है, मैं किडनी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स में हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादातर समय मैं बताता हूँ कि किडनी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें लक्षण नहीं होते। आपकी शुरुआती कोई लक्षण नहीं है, मुझे डायबिटीज़ है और मुझे जब तक किडनी का लक्षण नहीं होगा तब तक मैं किडनी टेस्ट नहीं कराऊंगा, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में नियम है आपको ईयरली अपना यूरिन और किडनी का टेस्ट करना है। क्योंकि लक्षण होगा नहीं, आपको तब पता चलेगा जब आपकी किडनी एक एडवांस स्टेज तक जा चुकी होगी, स्टेज 4 स्टेज 5 तक। तो अगर आपको सिम्टम नहीं है तो आप बिल्कुल इस गलतफहमी में नहीं रह सकते कि आपकी किडनी नॉर्मल है। तो अगर आपकी उम्र अधिक है, आपको डायबिटीज़ है, आपको बीपी की बीमारी है, आपको पहले से ऐसी बीमारियां रही हैं जो किडनी की बीमारी का कारण हो सकती हैं, आपके परिवार में किडनी की बीमारी है, आप लंबे समय से दर्द निवारक दवाइयाँ या ऐसी दवाइयाँ जो किडनी को हार्म कर सकती हैं ले रहे हैं, ऐसी किसी भी रिस्क की स्थिति में आप लक्षणों का इंतजार ना करें। एक रूटीन टेस्ट होता है, रूटीन किडनी टेस्ट होते हैं, या अपने डॉक्टर फिजिशियन को बताएं कि मेरे को ये बीमारी है और मुझे किडनी टेस्ट करना है, और टेस्ट करें। सिर्फ लक्षण पे डिपेंडेंट ना रहें, वो आपके लिए घातक हो सकता है। साथ ही डॉक्टर त्रिपाठी, कई बार देखा जाता है लोग लापरवाह हो जाते हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके किडनी से रोग से जुड़ी कोई बीमारी पहले हुई हो लेकिन ठीक हो गई हो और आगे जाकर वो इस तरह से लापरवाही बरते कि मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, कितना बड़ा नुकसान ये साबित हो सकता है आगे जाकर? इस पे भी देखिए, एक तो है क्रॉनिक किडनी डिसीज़, हमने शुरुआती दौर पे ही बात की। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का मतलब है कि ये किडनी कभी ठीक नहीं हो सकती। कई बार आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, आपको कोई संक्रमण हुआ, आपका क्रिएटिनिन थोड़ा कम हो गया, व्यक्ति को लगता है मेरी किडनी ठीक हो चुकी है और वो टेस्टिंग से दूर हो जाता है।
जबकि उसे सच्चाई पता होना चाहिए कि अगर डॉक्टर ने इसे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ नाम दिया है तो ये ठीक नहीं हो सकती। महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार जब भी डॉक्टर ने आपको फॉलोअप पे बुलाया है, आपको टेस्ट करना है, क्योंकि सिर्फ टेस्ट के द्वारा ही ये पता किया जा सकता है कि बीमारी ठीक हुई है या आगे बढ़ रही है। दूसरा, आजकल तो इवन एक्यूट किडनी इंजरी, जो टेम्परेरी किडनी फेलियर हैं, जो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, उनमें भी रिकमेंडेशंस हैं कि उनको भी 6 मंथली या 1 ईयरली आप फॉलो करें, क्योंकि डेटा ये बोलता है, लिटरेचर ये बोलता है कि इवन टेम्परेरी डिसीज़ भी आपको एक बार हुई है और वो ठीक हो चुकी है, तब भी ऐसे लोगों में भविष्य में किडनी खराब होने की या क्रॉनिक किडनी डिसीज होने की संभावना नॉर्मल व्यक्ति से अधिक होती है। इसलिए ये भी एक गलत भ्रांति है कि अगर आपका क्रिएटिनिन कम आ गया है तो अब आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप किडनी पेशेंट रहे हैं तो बिना डॉक्टरी सलाह के अपना टेस्ट या अपना फॉलोअप ना छोड़ें। क्रिएटिनिन का आप जिक्र कर रहे हैं, जानना चाहूंगी विस्तार से क्रिएटिनिन क्या होता है, क्या रोल होता है, और अगर क्रिएटिनिन की मात्रा ठीक होती है तब क्या उपचार की जरूरत नहीं पड़ती है? देखिए, क्रिएटिनिन और यूरिया दो ये बहुत ही ऐसे नाम हैं जो करीब हर व्यक्ति जानता है। ये कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स हैं, जो कि सामान्य रूप से हमारे दोनों किरदे इन्हें यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। इस तरीके से बहुत से टॉक्सिन्स हैं जो किडनी से निकलते हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट के द्वारा मुख्य रूप से इन्हीं 2 टेस्ट से हम किडनी की बीमारी पता करते हैं। तो जब भी आपके गुर्दों के काम में कमी आती है तब ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो यूरिन से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इनकी मात्रा के बेस पे ही हम किडनी डिसीज़ की स्टेज को पता करते हैं, ये पता करते हैं कि बीमारी किस गति से बढ़ रही है, पेशेंट में क्या रिस्क है। तो ये क्रिएटिनिन का इंपॉर्टेंस है। अब आप बोल रहे हैं क्रिएटिनिन अगर नॉर्मल है तो इसका क्या मतलब है? नॉर्मल किडनी का मतलब होता है कि आपकी किडनीज नॉर्मल वर्क कर रही हैं। हालांकि ये हमेशा सही नहीं होता कि क्रिएटिनिन नॉर्मल है इसका मतलब है कि किडनी वर्किंग नॉर्मल है। कुछ बीमारियां जो मैंने बताई जिनमें प्रोटीन का लीकेज हो रहा है, ब्लड सेल्स यूरिन से लीक कर रही हैं, यहाँ आपका क्रिएटिनिन तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपकी किडनी के जो फिल्टर्स हैं वो डैमेज्ड हैं, ये माना जाएगा। कई बार क्रिएटिनिन की भी रेफरेंस रेंज होती है, जैसे आप अलग अलग लैब में देखते हैं 0.8 से 1.2, कहीं लिखा है 0.5 से 0.8, कहीं लिखा है अप टू 1.5 तक नॉर्मल है। तो एक बच्चे में अगर 1 क्रिएटिनिन है 3 साल की, तो मुझे लगता है वो बहुत अधिक है, उसको किडनी की बीमारी हो सकती है। और एक 70 साल के व्यक्ति में 1.5 है, हो सकता है उसके लिए नॉर्मल हो, वो आगे जाके ना बढ़े। तो क्रिएटिनिन की भी एक बड़ी रेफरेंस रेंज होती है। आपकी उम्र, आपके बॉडी वेट, आप कितने मोटे हैं, दुबला आदमी होगा उसका क्रिएटिनिन कम आएगा। तो इस बेस पे डिपेंड करता है कि आपकी किडनी का फंक्शन क्या है। तो सिर्फ आइसोलेटेड क्रिएटिनिन की वैल्यू के बेस पे नॉर्मल बोलना या एबनॉर्मल बोलना सही नहीं है, उसका भी निर्धारण डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सीरम क्रिएटिनिन कुछ अलग होता है या सेम चीज है? सेम चीज है। सीरम का यहाँ मतलब हुआ, सीरम मीन्स जो ब्लड का एक पार्ट होता है। ब्लड में से आपने जब भी आप ब्लड टेस्ट देते हैं 2 तरह से सैंपल जाता है, एक सीबीसी टेस्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में आप सीरम को और सेल्स को अलग कर लेते हैं, तो जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसको सीरम बोलते हैं। तो वो टेस्ट का नाम है सीरम क्रिएटिनिन, सेम है दोनों। बिल्कुल। साथ ही डायलिसिस के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति एक बार डायलिसिस करा लेता है तो आगे जाकर क्या उसे बार बार टेस्टिंग की या डायलिसिस की जरूरत पड़ती है? ये भी एक भ्रांति है। इसमें भी हम फिर से उसी में आएंगे, एक्यूट किडनी इंजरी या क्रॉनिक किडनी डिसीज। अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज हुई है और आप एंड स्टेज में हैं, यानी धीरे धीरे बढ़कर क्रिएटिनिन एंड स्टेज में आया, आपका क्रिएटिनिन 8 है, 9 है, 10 है, जो कि पिछले 4 साल से धीमी गति से बढ़ रहा है, यहाँ डॉक्टर आपको मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस में रखेगा। मतलब आपकी स्टार्ट होगी, पूरी लाइफ चलेगी जब तक कि आपका गुर्दा प्रत्यारोपण नहीं हो जाता, जब तक कि आप नई किडनी नहीं लगा लेते। लेकिन यहीं पे अगर एक व्यक्ति है जिसकी किडनी 4 दिन पहले तक नॉर्मल थी, अभी सडन उसे बुखार हुआ, इन्फेक्शन हुआ, मलेरिया हुआ, यूटीआई हुआ और उसकी वजह से उसकी किडनी खराब हो गई और वो डायलिसिस पे आ गया, उसकी डायलिसिस बहुत अधिक चांस है कि बंद हो जाएगी। करीब करीब 95% से ज़्यादा संभावना है कि कुछ दिन में बंद हो जाएगी। तो ये भी बीमारी पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी परमानेंट है या टेम्परेरी है। टेम्परेरी है तो डायलिसिस बंद हो जाएगा, परमानेंट होगा तो नहीं होगा। अब ज़्यादातर लोग एंड स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ डायलिसिस चालू होता है और हमेशा चलता है। इसलिए गलत भ्रांति बन चुकी है कि मैं एक बार कराऊंगा तो हमेशा होगा, और इससे बचने के लिए लोग समय पे डायलिसिस नहीं लेते और वो ये उनकी जान का खतरा बन जाता है। तो यहाँ पे लोगों को मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर डायलिसिस बंद होगा या नहीं होगा ये आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है। अगर आपको डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आज आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो हो सकता है वो आपकी लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो, आपकी जान बचाने का इकलौता जरिया हो। कई बार ये भी मिथ देखी गई है डॉक्टर त्रिपाठी कि जिस तरह से किडनी फेलियर का काफ़ी गंभीर रोग माना जाता है, कई लोग सोच लेते हैं कि अब इससे उभर पाना मुश्किल है, आगे जाकर लगातार मेडिकेशन चलता रहेगा। क्या ये बात सच है कि ये बात भी सही नहीं है। ये तो सही है कि अगर आपकी किडनी परमानेंट खराब हो चुकी है, आपके लिए समस्या तो है। अगर आप एक लेवल तक आपको रेगुलर दवाई खाना पड़ेगा और जब आप एंड स्टेज में जाओगे तो आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि किडनी की मॉडर्न साइंस में ऐसे लोगों को भी एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए
बहुत से उपचार हैं, बहुत से तरीके हैं। तो पहले तो एक लंबे समय तक, जैसे आज आपका क्रिएटिनिन 1.5 है, अर्ली सीकेडी है, किडनी डिसीज स्टार्ट हुई है, हो सकता है 5 से 8 साल, 10 साल, 7 साल आपकी किडनी वैसे भी दवाइयों के सहारे अच्छे से चल सके। उसके बाद जब आप एंड स्टेज में जाएंगे तब आपके पास विकल्प हैं, आप डायलिसिस के द्वारा एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, या आप गुर्दा प्रत्यारोपण पे जाके बिल्कुल नॉर्मल की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपके परिवार में मैच डोनर मिलता है तो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो जिन लोगों की किडनी ख़राब है, ये उनके जीवन का अंत नहीं है, उन्हें ये नहीं सोचना है कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। उनके लिए सारे ट्रीटमेंट हैं, आपको डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें और जो भी उनकी सलाह है उसके हिसाब से रेगुलर चलते रहें। ये मुमकिन है और इसकी संभावना बहुत अधिक है कि आप एक लंबे समय तक एक स्वस्थ हेल्दी जीवन जिएंगे। चलिए, इसी बीच एक कॉलर सरोज हमारे साथ पिपरिया से बने हुए हैं। अपना सवाल पूछे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी एज है 32 जी। और सर उसको थकान हो जाती है, सिर दर्द होता है और सर उसकी प्लेटलेट्स कम बताई थी डॉक्टर्स ने। अभी कहा था कि 1,49,000 कुछ है। तो सर उसको हमने पपीते का जूस भी दिया और पपीता भी खिलाया और सर जैसे भी मतलब पालक वगैरह सब कुछ दे रहे। सर उसको थकान बहुत जल्दी होती है क्योंकि वो कंप्यूटर पे काम करता है और सर उसको सिर दर्द बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसका सिर इतना तेज दुखता है कि वो उल्टी होने लगती है, खाना नहीं खा पाता ढंग से और बहुत परेशानी हो जाती है। सर उसकी एज 32 है। देखिए, आपके सारे लक्षण मैंने सुने। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हर लक्षण के बेस पे आप कोई एक बीमारी नहीं सोच सकते। आपका लक्षण में बुखार बताया आपने, प्लेटलेट कम है, हालांकि प्लेटलेट की जो रेंज आप बता रहे हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल है। 149 प्लेटलेट नॉर्मल होते हैं। पपीते का जूस और इन सब की आपको ज़रूरत नहीं है। उसको सर दर्द हो रहा है, वो कमज़ोर है, तो ये बहुत सी बीमारियों में हो सकता है। शायद मैं गिनने जाऊँ तो हज़ारों बीमारियाँ होंगी जिनके ये लक्षण होते हैं। तो आपको डॉक्टर को मिलना है, अपने बेसिक टेस्ट करने हैं। मैंने बताया अगर किडनी की बीमारी में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर किडनी के मरीजों में बीपी हाई होता है जिसकी वजह से सर दर्द होता है, खून की कमी होती है जिससे कमजोरी होती है। तो आपके लक्षण किडनी के भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की बहुत सी सामान्य बीमारियां होती हैं जिनमें ऐसा होता है। जैसे खून की कमी है किसी को, तो आप पहले जनरल फिजिशियन को दिखा के अपने बेसिक टेस्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे कि अगर आपकी किडनी में समस्या है, कुछ है, तो वो आपको आगे रेफर करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि सरोज जी को जवाब मिल गया होगा और आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। अब किडनी ट्रांसप्लांट पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। क्या किडनी ट्रांसप्लांट जेंडर पर बेस्ड है या क्या एक मेल एक फीमेल को किडनी दे सकता है या वाइस वर्सा? बिल्कुल दे सकता है। मेल फीमेल को दे सकता है, फीमेल मेल को दे सकती है। इसमें किसी भी तरीके से डोनर के मेल या फेल होने का कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये ट्रेंड की बात है कि हमारी कंट्री में अगर हम रेसिपिएंट डोनर, जैसे हम एक बड़े लेवल पे ट्रांसप्लांट सेंटर है हमारा, बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स करते हैं, तो बीच बीच में हमारे अपने डेटा चाहे गवर्नमेंट को देना हो या कई बार न्यूज़पेपर्स मीडिया के थ्रू हमें आता है कि हम अपना डेटा दें, तो अपना डेटा देख के हम भी सरप्राइज्ड होते हैं कि उसमें से रेसिपिएंट 70 to 80% जो प्राप्त करता है रेसिपिएंट है वो मेल होते हैं और देने वाली ज़्यादातर फीमेल होती हैं। तो ये तो हमारा सामाजिक सिस्टम ऐसा है हमारे देश का कि जहाँ पुरुषों में अगर बीमारी होती है तो महिलाएं बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं कि मुझे किडनी देना है। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। और अगर महिला को किडनी खराब है तो संभावनाएं कम हो जाती है कि उसके ट्रांसप्लांट के लिए परिवार तैयार होगा। तो ये एक तरीके से ये डेटा बड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से, चिकित्सकीय ओपिनियन के हिसाब से किसी भी तरीके से कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी किसी को किडनी दे सकता है, कोई भी रेसिपिएंट हो सकता है और कोई भी डोनर हो सकता है। बिल्कुल। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इस बारे में भी जानना चाहूंगी। क्या रूटीन में थोड़ा सा बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अगर आपकी किडनी फेल है तो आप डायलिसिस पे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपको खाने पीने के रेस्ट्रिक्शन हैं, आपको रेगुलर अस्पताल जाना है। तो अगर हम इससे तुलना करें तो ट्रांसप्लांट आपको एक नॉर्मल की तरह ज़िंदगी दे रहा है। आपका क्रिएटिनिन फिर से नॉर्मल हो, अगर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है तो आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 से 6 महीना फ्रिक्वेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 1 साल के बाद करीब करीब 3 महीना में एक बार जाना पड़ता है। तो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं, टेक्रोलिमस, माइक्रोफिनोलेट एंड स्टेरॉइड। इस तरह की और भी दवाइयाँ होती हैं। तो ये दवाइयाँ आपको लाइफ टाइम लेना होता है। आप दवाइयाँ बंद करेंगे, किडनी में रिजेक्शन हो जाएगा क्योंकि वो किसी और की किडनी है। दूसरा, चूँकि आप इम्यूनिटी कम करने की दवाइयों पर हैं, तो ऐसी स्थिति में आप में संक्रमण की संभावना थोड़ी अधिक होगी। तो आपको साफ सफाई रखना है, आप बाहर का खाना अवॉइड करें जहाँ हाइजीनिक नहीं है।
तो इन सब प्रिकॉशंस की दवाई तब भी ज़रूरत तब भी रखनी होती है। बड़े संक्रमण होने की संभावना होती है अगर ध्यान ना रखा जाए तो। दवाइयों के अपने आप में साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हर किडनी की लाइफ अनलिमिटेड नहीं होती। एवरेज आप 14 साल 18 साल बोलें, कुछ लोगों की 30 साल चलती है, कुछ की पहले साल ख़राब होती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी जिसका ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, इसी बीच एक कॉलर गुरुदेव हमारे साथ दंतेवाड़ा से बने हुए हैं। गुरुदेव जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये बोल रहा था सर, थोड़ा हेलो। हाँ जी गुरुदेव जी, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था 2017 में मुझे डेंगू और हेपेटाइटिस हो गया था। जी जी। तो सर मैं वहाँ भर्ती हुआ था रायपुर में अस्पताल में। तो सर मेरी जो क्रिएटिनिन की जो लेवल था सर, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कम से कम 11.7 हो गया था आसपास। तो उसके बाद से मैं डायलिसिस 20 बार हुआ होगा सर। और वो मेरा उसके बाद से नॉर्मल हो गया। अभी तो नॉर्मल ही है सर। क्या नॉर्मल है? और मैं सर बीपी मतलब क्रिएटिनिन की लेवल जो है 0.92 या 0.93 आता है अब। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और सर उसके बाद से मुझे दिक्कत ये है कि सर मैं बीपी की दवाई खाता हूँ सर 3 टाइम। हाँ हाँ। मैं अचानक से बीपी हो गया मुझे उसी समय, जब मैं भर्ती था सर अस्पताल में। तो मुझे बीपी का प्रॉब्लम हुआ था। और अब मेरा सर ना सर यूरिन में दिक्कत होता है ना कुछ और है, और लेवल मेरा नॉर्मल आता है सर। नहीं तो ये बीपी की दवाई से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले यही डिस्कस ही कर रहा था, आपने उसकी कहानी पूरी बता दी कि आपको एक्यूट किडनी इंजरी हुई थी, टेम्परेरी किडनी फेलियर थी, आप डायलिसिस में गए, डायलिसिस बंद हो गया, आज आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है। पर चूंकि आपको ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री रहा है, आपको किडनी पहले ख़राब हुआ है, तो फ्यूचर में आपको किडनी डिसीज़ होने की संभावना कुछ अधिक होती है नॉर्मल व्यक्ति से। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप साल में एक बार अपना रूटीन हेल्थ चेकअप, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन आता है, सीबीसी आता है, यूरिन का सामान्य जांच है, आप अपना बीपी हफ्ते में कम से कम 2 बार घर में ही वॉच करें, उसका टारगेट 130/80 तक रखें। तो अपना ख्याल रखें कि फ्यूचर में ऐसी स्थितियां दोबारा ना बने। पर अभी तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक बड़ी बीमारी से निकले या डायलिसिस में थे और पूरी तरह से आपकी किडनी ठीक है अभी। चलिए, आशा करते हैं कि सभी दर्शकों को आपकी इन बातों से काफ़ी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। तो आज हमने डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी से किडनी रोग से जुड़ी गलत धारणाओं के बारे में जाना। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। किडनी की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, स्वस्थ रहें और बने रहें बंसल न्यूज के साथ।